का अपना टॉपिक है बच्चों रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो चलिए रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंस का सारा हम लोगों ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। अब रेजोनेंस एनर्जी देख लेते हैं। ठीक है, हेडिंग कर लीजिएगा। रेजोनेंस एनर्जी, आगे से इसको आर ही लिखा करेगा। पहले देखिए, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रेजोनेंस एनर्जी का जो डेफिनेशन होता है द एनर्जी गैप बिटवीन most stable canonical and resonance hybrid the energy gap between most stable canonical and resonance hybrid। अब यहाँ से देखो, आपको समझ नहीं आएगी सर फिर आप क्या बोल रहे हो कि ऐसे कैसे, मतलब ये जो आप बोल रहे हो इसमें मतलब कैसे इसको इंटरप्रेट करें इसी चीज़ को, है ना। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। आपको दो कंडीशन समझ के चलना। दो कंडीशन क्या, एक कंडीशन विदाउट रेजोनेंस जो कि कैनोनिकल को रिप्रेजेंट करेगा, और एक कंडीशन समझेंगे विद रेजोनेंस जो कि हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बेंजीन का। तो जरा एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा। मैं ले रहा हूँ एक बार बेंजीन, और यहाँ पे मान रहा हूँ कि ये विदाउट रेजोनेंस है, मतलब ये बॉन्ड फिक्स है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, मतलब ये कैनोनिकल है। मतलब मैं इसको पहले मान रहा हूँ ये है एक कैनोनिकल, और इस सिस्टम को मैं मान रहा हूँ विदाउट रेजोनेंस। विदाउट ऑब्वियस बात है, कैनोनिकल है तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रिप्रेजेंट करना है, तो उस समय उसको रेजोनेंस ये नहीं मान सकते कि बॉन्ड घूम रहा है। ये हो गया। मान लीजिए इसकी जो एनर्जी है इस स्ट्रक्चर की, इसको आप बोल दो कि सर E1 है। ठीक है, इसकी एनर्जी E1 मान सकते हैं ना। अच्छा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा जरा सा, एक और स्ट्रक्चर लेना होगा यही पे, और इस बार मैं हाइब्रिड ले रहा हूँ बेंजीन। तो हाइब्रिड का मतलब क्या, जो नेचर में दिख सकता है और जैसा कंपाउंड एग्जैक्टली है। तो अगर ये हाइब्रिड है तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो विद रेजोनेंस, या फिर इसको बोल दीजिए हाइब्रिड, या तो आप इसको हाइब्रिड बोल दीजिए या फिर बोलिए विद रेजोनेंस। ठीक है, ये सिस्टम। अब अच्छा, यहाँ पर इसकी जो एनर्जी है ना, इसकी एनर्जी को आप बोल दो E2। अब अपने लिए सबसे बड़ा काम है कि E1 E2 में कंपैरिजन करना, जो कि बहुत टफ नहीं है आपके, बहुत आसान है करना। क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर रेजोनेंस हुआ तो चार्ज डिस्पर्स होगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा कंपाउंड, है ना। चार्ज डिस्पर्स होने से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो यहाँ अगर विदाउट रेजोनेंस में बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ बॉन्ड रुके हैं, रेजोनेंस नहीं, अगर बॉन्ड नहीं घूम रहा तो इसके पास एनर्जी E1, और अगर बॉन्ड घूमा तो एनर्जी कम होगी और फाइनल एनर्जी इसके पास E2 हो गई। इसका मतलब क्या है कि E2 जो कि हाइब्रिड की एनर्जी ऑलवेज लेस देन E1। ठीक है, तो बस आप एक छोटा सा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देख लो। इसको बहुत आराम से एक रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग कि मान लीजिए यहाँ आप एनर्जी दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये वाई एक्स एक्सिस तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि इस एनर्जी वाली लाइन पे मैं इस E1 और E2 को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ऑब्वियस सा पता है कि E1 ज़्यादा होगी, विदाउट रेजोनेंस है तो विदाउट रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी सिस्टम की। तो मान लो ये वाला पॉइंट जो है ये E1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑब्वियस बात है E2 जो होगा इसके नीचे ही होगा, क्योंकि E2 तब की एनर्जी है जब रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होगा तो एनर्जी सिस्टम की कम हो जाएगी। अब ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये जो गैप दिख रहा है, बस यही गेम खत्म हो जाता है। ये जो गैप दिख रहा है वही गैप है रेजोनेंस एनर्जी। वो जो एनर्जी है ना उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, ये गैप है। अब बोलोगे आप सर की डेफिनेशन से रिलेट कर दो। देखो, द एनर्जी गैप बिटवीन मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल, बेंजीन के तो दो ही कैनोनिकल बनते हैं और वो भी इक्वल बनते हैं, हम लोगों ने वीडियो में कवर कर लिया। तो ये बने और दूसरा बने, दोनों का कंट्रीब्यूशन 50% है, तो कोई भी पकड़ लीजिए। तो मैंने ये पकड़ा और हाइब्रिड ले लिया। तो हाइब्रिड की याद रखिएगा, हाइब्रिड की एनर्जी, ये क्वेश्चन आता है कहीं में कि हाइब्रिड की एनर्जी किसी भी कैनोनिकल से कम होगी। कोई भी मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल भी होगा उससे भी हाइब्रिड की एनर्जी कम होगी। तो कहीं कहीं क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल है उसकी एनर्जी हाइब्रिड से भी कम होती है, वो गलत है। चाहे आप कोई भी कैनोनिकल बना लो, जब हाइब्रिड होगा ना, हाइब्रिड की एनर्जी हमेशा सारे के सारे कैनोनिकल से कम ही होती है। चलिए, तो ये जो गैप बना ना, इस एनर्जी गैप को डेल्टा ई, इस डेल्टा ई को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, रेजोनेंस एनर्जी, द एनर्जी गैप बिटवीन
मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। अच्छा, एक और चीज, एक छोटा सा पॉइंट आता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे ना, आप कभी पढ़ोगे तो लिखा होगा कि रेजोनेंस एनर्जी ना रिलीज एनर्जी होती है ना एब्जॉर्ब एनर्जी होती है, या फिर ऐसा लिखा होगा रेजोनेंस कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी इज हाइपोथेटिकल, ठीक है। तो जरा सा एक ध्यान दीजिए, आप इसको लिख लेना पहले ऐसे नोट करके कि रेजोनेंस एनर्जी इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आप हाइपोथेटिकल मतलब समझ रहे हो ना कि बनाया हुआ है, ऐसा कुछ होता नहीं। अब बोलोगे सर जब होता ही नहीं तो पढ़ा क्यों रहे हो, तो पढ़ाओ भी मत, है ना। तो असल में हम लोग इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि जबरदस्ती पढ़ाने का कोई मन है। जेईई ने सिलेबस में रखा है, नीट के सिलेबस में आता है क्वेश्चन, है ना। तो अपने को तो उस हिसाब से कवर करना है कि एग्जाम निकल जाए, हम लोग प्रिपेयर अच्छे से कर लें ना। तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, होता है नहीं होता है फर्क नहीं पड़ता है ना। ऐसे बहुत सी चीजें जो नहीं होती है फिर भी हम पढ़ते हैं सिलेबस में, तो अपने को सिलेबस कवर करना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, आप बोलोगे सर हाइपोथेटिकल ये बता दो जरा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। एक बात बताओ, रेजोनेंस एनर्जी मैंने बोला, रेजोनेंस एनर्जी है एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल, मतलब ऐसा मैं लिख सकता हूं निकल, एनर्जी ऑफ कैनोनिकल माइनस एनर्जी ऑफ हाइब्रिड, है कि नहीं। एनर्जी ऑफ कैनोनिकल माइनस एनर्जी ऑफ हाइब्रिड। अब एक बात बताइए, इसमें से रियलिटी में कौन एग्जिस्ट करता है? भाई ये वाला तो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब जो हाइब्रिड है ना, ये वाली जो वैल्यू आपको दी जाएगी क्वेश्चन, वो तो रियलिटी में है। पर क्या कैनोनिकल जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, ये तो एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे वो स्ट्रक्चर है, ये तो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। दिस एनर्जी, दिस इज हाइपोथेटिकल, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। दिस ऐसा लिख लीजिए ना, नॉट एग्जिस्ट, हम सिंपल लिखते हैं, नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। एक बात बताओ, अब एक चीज जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, उससे आप माइनस क्या कर रहे हो जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, तो आपको जो चीज मिलेगा वो भी तो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, ये तो हाइपोथेटिकल हो गया ना। फिर तो समझ पा रहे हैं आप लोग कि क्यों रेजोनेंस एनर्जी हाइपोथेटिकल है? क्योंकि आप एक रियल वैल्यू में से एक इमेजिनरी वैल्यू घटा रहे हो, तो आपको कुछ रॉन्ग ही मिलेगा, इमेजिनरी चीज ही मिलेगी, है ना। पर जब हम लोग अभी जब बाद में समझेंगे तो इसमें भी थोड़ा वो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई रेजोनेंस एनर्जी जो है वो असल में बताती है कि अगर रेजोनेंस नहीं होता तो एनर्जी कितनी होती, और अगर रेजोनेंस हुआ तो कितने एनर्जी का गैप का डिप आया, ठीक है। वो अभी याद रखिएगा कि रेजोनेंस एनर्जी ना तो रिलीज एनर्जी है ना एब्जॉर्ब एनर्जी है। कभी कभी क्या होता है अपने दिमाग में, अच्छा रेजोनेंस एनर्जी तो रेजोनेंस करेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, नहीं, वो एनर्जी रिलीज नहीं हो रही। बताया बस इतना जा रहा है कि अगर रेजोनेंस नहीं होता और मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल रियलिटी में एग्जिस्ट करता तो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती, जो एनर्जी दी होगी ना हाइब्रिड की उसमें जोड़ दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि रेजोनेंस एनर्जी आपको क्वेश्चन में बता देगा और आपको बोल देगा कि मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल की एनर्जी है, तो आपको हाइब्रिड की एनर्जी निकालने को दोनों में से कोई एक देगा और पूछेगा निकाल को। वैसे भी एक ही क्वेश्चन फेमस है मार्केट में, है ना, वो हर शीट में एक ही क्वेश्चन देने वाला है कि आपको बोलेगा कि ये क्वेश्चन देगा साइक्लोहेक्सीन है, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इतना है, और फिर बोलेगा कि बेंजीन है, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इतना है, बोलेगा रेजोनेंस एनर्जी बताइए, ठीक है। चलिए, तो सेम क्वेश्चन वही मिलने वाला है, बहुत आसान होता है, किलो जूल में दिया है तो अराउंड 52 का आंसर होगा, और अगर किलो कैलोरी में दिया तो 3-4 का आंसर होता है। चलिए, वो तो अलग बात है, सॉल्व करेंगे तो आ ही जाएगा आंसर। चलिए, अब यहाँ तो एक बात होगी आपने इसमें समझनी, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना, वो क्यों ले रहा हूँ, वो एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि एक फार्मूला बना सकता हूँ उसके लिए। देखिए जरा ध्यान से, जैसे एक कंपाउंड में ये ले लेता हूँ और इस कंपाउंड में ये ले रहा हूँ। अब क्वेश्चन क्या है कि दोनों में ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसकी होगी? चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसके दो कैनोनिकल हो, देखिए इसका दो, एक तो ये खुद ही होगी, एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, इसका एक कैनोनिकल होगा ये जिसकी एनर्जी E1 विदाउट रेजोनेंस ले लेते हैं, एक कैनोनिकल बना लेते हैं विद रेजोनेंस, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा, एक तरफ आ जाएगा डेल्टा माइनस, एक तरफ डेल्टा प्लस, आप ऐसे नॉर्मली मैं बना रहा हूँ, ये E2 विद रेजोनेंस, ठीक है। अब इसका अगर आप एक्सिस पे दिखाओगे तो ऑब्वियस सा बात है, जो E1 है वो ऊपर आएगा, जो E2 है वो नीचे आएगा, है ना, रेजोनेंस के साथ। और इधर बस इस मॉलिक्यूल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल पे इसकी भी दो स्ट्रक्चर बनने वाले हैं,
एक तो आप बोलोगे कि सर एक तो ऐसे वाला बना दो और एक हाइब्रिड हो, है ना, जिसमें यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो। इसकी एनर्जी को आप E3 बोल दो और इसकी एनर्जी को आप E4 बोल दो, है ना। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? चलिए अब होगा क्या यहाँ पे कि इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ एनर्जी दिखा रहा हूँ मैं फिर से। तो अब देखिए, देखो इसको मैं बेसिकली इसी में बेसिस ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ताकि कंपैरिजन भी हो जाए। देखो यहाँ एक पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस नहीं हो रहा, एक पाई बॉन्ड है, दो पाई, मतलब ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में दो पाई बॉन्ड और रेजोनेंस नहीं हो रहा। यहाँ पर तीन पाई बॉन्ड और रेजोनेंस नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि एक पाई बॉन्ड में एनर्जी x है, तो दो पाई बॉन्ड में कितनी एनर्जी हो जाएगी 2x, और यहाँ पे तीन पाई बॉन्ड है तो उसमें कितनी एनर्जी हो जाएगी 3x। तो बताओ E1 बड़ा होगा या E3 बड़ा होगा? अब ये सब बात है, यहाँ 2x अमाउंट ऑफ एनर्जी है, 3x, तो E3 बड़ा होगा, तो E3 को आप ऊपर दिखाओगे, है ना। देखो E1 नीचे E3 ऊपर, विदाउट रेजोनेंस वाला दोनों कंपेयर हो गए। अब विथ रेजोनेंस वाला बताओ, यहाँ देखो तीन पाई बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ कितने हो रहे हैं दो पाई बॉन्ड में, ज्यादा रेजोनेंस कहाँ हो रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसको आप E4 यहाँ दिखा रहे। अब चलिए कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर जो डेल्टा E1 आएगा और यहाँ पर डेल्टा E3 आएगा, ऐसा समझ लीजिए। डेल्टा EA लिख लीजिए आप इसको, और इसको डेल्टा EB लिख लीजिए। इसको मॉलिक्यूल A बोल दीजिए आप, इसको मॉलिक्यूल B बोल दीजिए। अब बहुत ही ध्यान से देखो आप, गैप किसका बड़ा है, इसका। तो गैप इसका बड़ा है, तो यही गैप तो रेजोनेंस एनर्जी होती है, यही तो रेजोनेंस एनर्जी है, यही तो रेजोनेंस एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल B विल हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी एज कंपेयर टू A। तो अगर मेरे से पूछेगा इसी क्वेश्चन के लिए, तो मैं कैसे आंसर करूंगा ऐसे कि यहाँ पर जो रेजोनेंस एनर्जी है वो B मॉलिक्यूल के पास जाता है एज कंपेयर की A। अब देखो यहाँ से बहुत ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करना, मैं अगर सब कुछ भी छोड़ दूँ ना तो मैं बोलूंगा देखो यहाँ तीन पाई बॉन्ड है या दो पाई बॉन्ड है, तीन पाई बॉन्ड में ज्यादा रेजोनेंस है, ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। समझ पा रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे मेरे छोटा ट्रिक बना सकते हैं, पता है क्या वो हो जाएगा कि रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। लेकिन याद रखना ये कौन से पाई बॉन्ड है, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन। ऐसे किसी को मत पकड़ लेना, ठीक है। तो ये आपका कुल मिला के एक फॉर्मूला हो गया, इससे खूब सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो रेजोनेंस का क्वेश्चन बन जाएगा सारा ऑलमोस्ट। अगर पाई बॉन्ड सेम हो गया ना तो आप कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन कुछ ना कुछ एक फॉर्म बनेगा जिससे अपना काम बन जाएगा। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट। देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ इन तीनों में अगर कंपेयर करना हो रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, तो मान लीजिए इसको आपने बोल दिया A, इसको बोल दिया आपने B और इसको बोल दिया C। बताओ ध्यान से देखो ना, वहां पाई बॉन्ड ही जाता है, यहाँ पाई बॉन्ड उससे कम है, यहाँ पाई बॉन्ड सबसे कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा CBA, है कि नहीं? देख लीजिए बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप ले लीजिए, ऐसा करिए ना, ये वाला ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करो, इसको ऐसे ले, इन दोनों में रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी? बहुत आराम से देखो, 3 पाई बॉन्ड प्लस 3 पाई बॉन्ड, टोटल कितना हो गया 6 पाई बॉन्ड। यहाँ कितने पाई बॉन्ड है 5, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। इधर की तरफ रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, ये में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी 20। देख लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद इसी में आ जाइए थर्ड। अब क्या करते हैं, ये हो गया ना। इसमें एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जगह थोड़ा कम है, चलो कोई नहीं, फिर भी करते हैं। ये हो गया एक क्वेश्चन, और इसमें देखिए एक दूसरा। ये आप लोग ऐसे ही कवर कर लोगे। देखिए इन दोनों में सीधा आप देखोगे यार, देखो 3 3 6 3 9 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे उससे कम, तो ऑब्वियसली जो रेजोनेंस एनर्जी होगी A में ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर की B। पाई बॉन्ड से ही काम चल गया ना। हाँ लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ का क्वेश्चन है, जगह अपने पास से यूज कर लें। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे कंपेयर करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है।
अभी हम लोग वो भी करेंगे जिसमें रिंग थोड़ा बंधा होगा, वो वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे। यहाँ पर ये हो गया, सॉरी ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब देखो यहाँ पर कांड हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर दोनों में तो पाई बॉन्ड सेम ही है, गिन लो दोनों पाई बॉन्ड है, अब किस में होगा? देखिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे एक बार चाहते हो तो सोच लो, वीडियो रोक के भाई सोच लो, है ना, फिर क्योंकि आप सोच लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा कर पाना। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, देखो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना, ये जो पॉइंट है ये sp3 वाला। अब sp3 वाला कार्बन तो हाइब्रिड वो आपका रेजोनेंस कर नहीं पाएगा। रेजोनेंस करने के लिए क्या कंडीशन होता है, या तो sp2, sp वाला भी कर जाता है कार्बन, जनरल कंडीशन बोल रहा हूँ, sp2 हो, और अगर sp3 है तो भी कर सकते हो आप, लेकिन आपके पास एक लोन पेयर होना चाहिए, है ना, ये कंडीशन हो जाती है। चलिए यहाँ पर देखो, ये अपने रिंग में रेजोनेंस करेगा, ये अपने रिंग में, अपने रिंग में, लेकिन ये क्या करेगा, देखो ये रेजोनेंस बाहर निकल के कर सकता है, मतलब एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो जाएगा, समझ पा रहे हो लोग? तो ये पूरे रिंग में यहाँ से वहां तक लंबा रेजोनेंस, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रेजोनेंस। तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस होने के कारण इधर की तरफ रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए ये देख लीजिए, ठीक है, एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना हो तो। चलिए यहाँ बाजू अब कुछ क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, फोर्थ हुआ ना, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा, ये देख लीजिए आप, एक ये हो गया, ऐसे नहीं, क्योंकि इसको ऐसे बना लीजिए, ऐसे बनाइएगा तो ज्यादा बढ़िया। देखिए देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ इसके साथ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। सॉरी अभी अलग वाले भी करेंगे, विदाउट बेंजीन वाले भी करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में क्या होगा आंसर, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखिए ये भी फ्लैट बेंजीन रिंग, ये भी फ्लैट बेंजीन रिंग, ऐसा, ठीक है। तो रेजोनेंस हो रहा है, ऊपर में हो रहा है ऐसा, लेकिन क्या होगा, क्योंकि दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग जानते हैं सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो सकता है, इसको ऐसे ले लीजिए, ऐसे सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल होता है, ठीक। तो अगर सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है तो हो सकता है ये बेंजीन घूम कैसे हो जाए। बेंजीन जब तक सीधा है, दोनों फ्लैट है, रेजोनेंस करता रहेगा, पी ऑर्बिटल पैरेलल रहेंगे। जैसे ही ये मूव करेगा, इसके पी ऑर्बिटल भी इसी के साथ मूव करेंगे, और तब ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो इस वाले केस में मतलब मेजॉरिटी टाइम में 99% टाइम में रेजोनेंस हो रहा है, 1% टाइम हो सकता है ऐसे घूम जाए थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन यहाँ क्योंकि बंधा हुआ है तो घूम नहीं सकता, इसको फिक्स रहना पड़ेगा, और फिक्स रहेगा तो 100% टाइम रेजोनेंस कर पाएगा, हमेशा ही रेजोनेंस होगा। यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है ना, तो हो सकता है 1-2 फ्रैक्शन 1-2% के लिए क्या हो जाए, रोटेट कर जाए। इसका मतलब ज्यादा रेजोनेंस किसमें होगा, इसमें, मतलब यहाँ रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, समझ पाए आप लोग। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, आप ये देखिए, यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख लो कि आपने नाइट्रोजन लगाया। अब देखो रेजोनेंस दोनों में हो, लेकिन पूछा जाएगा कि रेजोनेंस एनर्जी किसमें ज्यादा है, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए हो कि ज्यादा रेजोनेंस होगा तो ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, बस सिंपल फंडा है, ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, ज्यादा पाई बॉन्ड तो ज्यादा रेजोनेंस। अब देखो यहाँ बोलोगे सर पाई बॉन्ड भी सेम है, लोन पेयर देने वाला आइटम बस चेंज हुआ है। देखो यहाँ नाइट्रोजन लोन पेयर देगा और यहाँ ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, लेकिन फिर बहुत ध्यान से याद कीजिएगा, नाइट्रोजन लोन पेयर देने के बाद एक प्लस चार्ज रखेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन प्लस चार्ज रखेगा, ज्यादा प्लस कहाँ स्टेबल है, ऑब्वियस बात है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन पे बहुत बढ़िया होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब इन दोनों में सब ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नाइट्रोजन। इसका मतलब जो रेजोनेंस होगा वो ज्यादा किसमें हो पाएगा, नाइट्रोजन के केस में, इसीलिए इधर की तरफ रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। चलिए इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7 ऑक्सीजन, और मान लीजिए चलो नाइट्रोजन भी ले ही लेते हैं, इसी नाइट्रोजन भी ले लेते हैं, और एक और छोटा सा एग्जांपल इसी में कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ नेगेटिव में दे दे रहा हूँ कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन तीनों
इन तीनों में रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से। इन दोनों में तो पहले आपने डिसाइड कर लिया। अब देखो यहाँ पर जब ये नेगेटिव चार्ज घूमेगा तो इक्वल आरएस बनेंगे, ठीक है, 5 इक्वल आरएस बनने वाले हैं। और नेगेटिव जो है वो घूमता जाएगा इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन। यहाँ पर क्या होगा, जब घूमेगा तो लोन पेयर वाले रेजोनेंस में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर घूमना ज्यादा आसान है क्योंकि नेगेटिव भी कार्बन पे घूम के कार्बन पे ही जाएगा और इक्वल आरएस बनने वाले हैं 5। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा, और इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा रोटेट करेगा उसमें रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये देख लीजिए जरा सा आप लोग, चलो ये देख लीजिए, थोड़े और क्वेश्चन में आप लोगों को करा दें। एक सेकंड वेट करिए तो। कुछ एग्जांपल आप एक क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल देखिए, RCOO-, यहाँ भी रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस एनर्जी है। यहाँ पे आप देख लीजिए RS डबल बॉन्ड O। देखो यहाँ 2 इक्वल आरएस बनेंगे, यहाँ पर 3 इक्वल आरएस बनेंगे, तो ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ होगी यहाँ, इसका मतलब ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। इसमें दो इक्वल आरएस बनने वाले हैं, यहाँ पर 3 इक्वल आरएस बनने वाले हैं, है ना। तो इधर की तरफ रेजोनेंस एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। देख लीजिए जरा सा। इसके बाद 7 के बाद 8, यहाँ एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 विथ माइनस चार्ज, और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है ऐसा। अब किसी ने पूछा किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, तो यहाँ तो यार कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा, ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी है, तो इधर की तरफ ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 9, ये अभी तक मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो नहीं बताया है, बस मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि ये केस भी पूछा जा सकता है, इसको कवर कर लेंगे। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक वाला है। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, बहुत ध्यान से। अगर अभी आप लोगों ने पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं बता देता हूँ, अब वो कवर कर लेंगे एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में। अभी देख लीजिए जरा सा, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है। क्या क्या कंडीशन होता है, क्लैरिटी होना चाहिए, कॉन्जुगेशन, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वेयर n इज इक्वल टू अ होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, एंटी एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन है, प्लेनरिटी होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेशन साइक्लिक कॉन्जुगेशन, पूरा गोल 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 इलेक्ट्रॉन घूमना चाहिए, तो एक बात हो गई। और तीसरी बात क्या होती है वहाँ पर कि वहाँ भी होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन रोटेट करने चाहिए, और वहाँ जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वेयर n इज इक्वल टू अ नेचुरल नंबर नॉट होल नंबर, अगर होल नंबर हुआ तो 0 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। चलिए ये एक केस है, ये एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक है तो ऑब्वियस बात है, इसके बाद ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। एक तो ये सीन बन गया। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हो जाता है कि अगर आपके पास एक तो होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है, वो भी मैं कवर कर देना। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और क्रॉस कॉन्जुगेशन। देखो ऐसा समझ लेना, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कैसे होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मतलब ए से इलेक्ट्रॉन निकला बी के पास गया, बी से निकला सी के पास गया, सी से निकला डी के पास गया, मतलब ऐसे लंबा लंबा घूमता जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा ना, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है, जब क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा तो ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जो एक एटम होगा ना उसके साथ दो एटम एक साथ रेजोनेंस करना चाहिए, एक ही ग्रुप के साथ। एटम की बात बोलिए आप, ग्रुप बोल दीजिए कि एक ग्रुप के साथ दो ग्रुप एक साथ रेजोनेंस करना चाहिए। बोलेंगे भाई करो मेरे साथ रेजोनेंस, गेम फंस गया। अब जानते हो ना, सीधे सीधे चलना ज्यादा अच्छा होता है, दो लोगों को अपने साथ फंसा कर रखना गलत होता है ना, करोगे तो कांड हो गई। हाँ अब ऐसा नहीं है, और कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, नहीं
क्रॉस भी होगा तो स्टेबिलिटी आती है पर उतनी नहीं आती जितनी एक्सटेंडेड से आती है, ठीक है। उसका एग्जांपल हम लोग एक एक ले लेते हैं। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का मतलब आप ऐसा देख लीजिए, ये देखिए दोनों को एक ही एग्जांपल से कवर करते हैं ऐसा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, है ना, ये तो आप लोगों ने देख रखा है। तो यहाँ पर प्लस बनेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर बॉन्ड, सॉरी यहाँ नेगेटिव और यहाँ बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड इधर आएगा, है ना। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, O माइनस बॉन्ड ये इधर, है कि नहीं। तो ये आपका कुल मिला के सीन होने वाला है। इसके बाद अब देखो ये जो चल रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला कंसेप्ट, ठीक है, ये कैसे चला होगा। देखिए यहाँ पर मैं देखो ये मॉलिक्यूल में कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ तक लंबा रेजोनेंस हो रहा है। मतलब कि अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये बॉन्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है कि नहीं, एक डायरेक्शन में, जैसे मैंने बोला था सीधा जाएगा। क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में यहाँ पकड़ रहा हूँ ऐसा। अब देखिए अब सीन क्या है ना, ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, ये बेचारा फंस गया है, इस साइड से भी रेजोनेंस हो रहा है, इस साइड से भी रेजोनेंस करना चाह रहा है, सॉरी इसमें दो सीन बनने वाले हैं। ये जो C डबल बॉन्ड है ना, ये फंस गया बेचारा, ये ऊपर जाएगा तो ये इधर आएगा, है कि नहीं। देख लीजिए यहाँ प्लस सॉरी O माइनस और यहाँ बॉन्ड। अब अगर ये कूद के इधर आ गया तो दूसरा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। देख रहे हो क्रॉस वाला सीन बेचारा था, एक ही ग्रुप बेचारा दो के साथ कैसे कैसे कर पाएगा यार। तो देखो ये वाला जो सीन बना है इसको बोलते हैं क्रॉस। तो मतलब ये जो C डबल बॉन्ड है ये इधर से भी रेजोनेंस कर सकता है, इधर से भी। तो ध्यान से समझो, वो इफेक्टिवली किसी साइड से नहीं कर पाएगा, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से रेजोनेंस करेगा, है ना। अब दो नाव में पैर रखोगे तो प्रॉब्लम तो होगी। यहाँ पर क्या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है, तो ये वाला सीन है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और याद रखिएगा रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो इस केस में ज्यादा होती है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब ये एग्जांपल यहाँ पे पकड़ लेते हैं, सेम केस। क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैंने सॉल्व कर ही दिया है। अब कोई पूछेगा कि इन दोनों मॉलिक्यूल में रेजोनेंस एनर्जी किसमें ज्यादा है, देखो पाई बॉन्ड वाले से डिसाइड नहीं होने वाला अभी गेम फंस जाएगा। तो यहाँ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है इसलिए रेजोनेंस एनर्जी ए में ज्यादा, बी के कंपैरिजन बी में क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग, देख लीजिए जरा सा। चलो एक यहाँ पे एक और एग्जांपल पकड़ते हैं, 3 पाई बॉन्ड। अब इसमें यहाँ 3 यहाँ 3। अब देखो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये इधर आएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा तो ये ऊपर जाएगा। ये दोनों साइड से रेजोनेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बेचारे बहुत अच्छे हैं, ये एक डायरेक्शन में रेजोनेंस कर रहा है। तो यहाँ इस डायरेक्शन जा रहा है, मतलब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की बात करें। यहाँ पर इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें ये क्रॉस कॉन्जुगेशन की बात करें। इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी इधर जाता है। समझ में आ रहा है इसमें क्या बोलना चाह रहा है। तो बस यही छोटा मोटा फंडा है क्रॉस कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का। बस इतना याद रखिएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन से सिस्टम अनस्टेबल नहीं होता, बस स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये और आपके दोस्त के पास 50 है, तो 100 रुपये हैं तो ठीक है आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और आपके दोस्त के पास 50 से कम है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि उसके पास 0 पैसे हैं। बस वही सीन है, स्टेबिलिटी एक्सटेंडेड के पास ज़्यादा है क्योंकि एक डायरेक्शन में होता है रेजोनेंस। यहाँ क्रॉस होता है ना, तो एक ही ग्रुप को 2 के साथ रेजोनेंस करना पड़ता है, तो उतना इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रेजोनेंस कर ही लेगा ना। तो रेजोनेंस से थोड़ी कम स्टेबिलिटी आ जाती है, नॉर्मल रेजोनेंस से थोड़ी कम स्टेबिलिटी हो जाती है, पर रहता ही रेजोनेंस ही है। ऐसा मत समझिएगा क्रॉस रेजोनेंस से एकदम स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, नहीं, स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन अभी भी वो स्टेबल ही है, लेकिन थोड़ी कम। जैसे कि अब आप देख लो अंबानी, बहुत पैसे हैं उसके पास, है ना, और आपके आसपास ऐसा भी समझ लो कि होगा कोई बहुत बड़ा बिल्डर, उसके पास भी बहुत पैसे। अंबानी के पास ज्यादा है और आपके घर के आसपास कोई बहुत अमीर आदमी है, उसके पास भी पैसे कम है अंबानी के कंपैरिजन में, लेकिन दुखी कोई नहीं। ऐसे आप दिल से सोचो तो दोनों ही दुखी हैं, फिर भी, है कि नहीं। तो ये सीन हो गया आपका रेजोनेंस एनर्जी का। अब यहाँ के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे फटाफट, ठीक है। तो बाकी अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा और हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट बार उसको खत्म करने के। चलिए, थैंक यू।